आज मॉडर्न साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है। इंसान का दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, वो अपने एनवायरनमेंट से शेप होता है। आप किस जगह पले बड़े, कौन से लोग आपके आसपास थे, आपको टच, अफेक्शन, सोशल इंटरेक्शन मिला या नहीं, ये सब मिलकर आपके हार्मोन्स, इमोशंस और बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। साइंस आज ये भी कहती है कि एक्सट्रीम आइसोलेशन में एक इंसान का नर्वस सिस्टम बहुत डीपली इफेक्ट हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन्स चेंज हो सकते हैं, डोपामिन सेंसिटिविटी बदल सकती है, ऑक्सीटोसिन पाथवेज इफेक्ट हो सकते हैं। और जब ऐसा इंसान पहली बार किसी पावरफुल इमोशनल या सोशल स्टिमुलस से मिलता है तो उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता, बहुत इंटेंस होता है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले भारत की एक कथा एग्जैक्टली इसी तरह के एक इंसान की बात करती है। एक ऐसे ऋषि जो जंगल में पले, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, जिन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा, और जब उनकी जिंदगी में पहली बार स्त्री की प्रेजेंस आई तो सिर्फ उनका मन ही नहीं बदला, पूरी कहानी की डायरेक्शन ही बदल गई। तो ये कहानी है ऋषि श्रृंगी की। और आज ऋषि रिसर्च में हम देखेंगे कि कैसे एक एंशिएंट स्टोरी मॉडर्न न्यूरोसाइंस, हार्मोन्स, फर्टिलिटी और इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के साथ पैरेलल चलती है। तो बात बहुत पुरानी है। अंगदेश के आसपास एक घना जंगल था। अंगदेश बोले तो प्रेजेंट टाइम में बिहार का भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया। इस जंगल में एक बहुत बड़े तपस्वी रहते थे। उनका नाम था ऋषि विभंडक। विभंडक अपनी तपस्या के लिए बहुत ऊपर तक जाने जाते थे। कथा कहती है कि उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंच गया था। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उनकी तपस्या भंग हुई। क्यों? क्योंकि उनके मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। किडिंग, उनके मोहल्ले में उर्वशी आई। और इसी घटना के बाद एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम पड़ा ऋषि श्रृंगा। श्रृंगा का मतलब सींग। कुछ कथाओं में कहा गया कि उनके सर पर एक छोटा सा हॉर्न था, इसीलिए उनका नाम ऋषि श्रृंगा पड़ा। लेकिन कहानी का असली मूड नाम में नहीं है, असली मूड है उनकी परवरिश में। ऋषि विभंडक ने एक संकल्प लिया कि उनका बेटा संसार की माया से दूर रहेगा, वो किसी स्त्री को नहीं देखेगा, उसका जीवन सिर्फ ब्रह्मचर्य, तपस्या और जंगल तक सीमित रहेगा। और इसी तरह ऋषि श्रृंगा बड़े हुए। ना उन्होंने नगर देखा, ना बाजार, ना परिवार, ना स्त्री, ना संसार, और उनकी पूरी दुनिया थी पिता, जंगल और तपस्या। अब यहाँ साइंस की लैंग्वेज में देखें तो ये एक एक्सट्रीमली कंट्रोल एनवायरनमेंट था। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि जब किसी इंसान को नॉर्मल सोशल एक्सपोजर नहीं मिलता तो उसका ब्रेन दुनिया को नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं करता। उसके लिए नए सोशल सिग्नल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। और ऋषि श्रृंगा की कहानी में यही होता है। अब दूसरी तरफ देखें तो अंग देश में एक बहुत बड़ा संकट आ गया था, मीन्स डेंजर आ गया था। वहाँ के राजा रोमपत का राज्य सूखे की वजह से जल रहा था। बादल आते नहीं थे, नदियाँ सूख चुकी थी और खेत फट चुके थे। लोग पानी के लिए तरस गए थे। तो राजा रोमपत ने कई सारे ऋषियों से पूछा कि यार इस विनाश से बचने का कोई तो तरीका होगा। तब ऋषियों ने बताया कि जब ऋषि श्रृंगा राज्य में आएंगे तो बारिश होगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऋषि श्रृंगा जंगल से कभी बाहर आए नहीं थे और उनके पिता विभंडक किसी को उनके आसपास आने नहीं देते थे। तो राजा ने क्या किया ना, राजा ने एक बहुत सॉलिड प्लान बनाया। उन्होंने कुछ बहुत सुंदर और बुद्धिमान गणिकाओं को जंगल भेजा। अब ये कहानी यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए कैसे। एक तरफ है वो ऋषि जिसे संसार का कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी तरफ है वो स्त्री जो नगर, भाव, भाषा, सौंदर्य और सोशल इंटेलिजेंस की रिप्रेजेंटेटिव है। जब ऋषि श्रृंगा ने उस स्त्री को पहली बार देखा तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये है कौन। उन्होंने पहली बार एक अलग आवाज़ सुनी, पहली बार एक अलग स्मेल को फील किया, पहली बार एक अलग एनर्जी देखी। उसने उनसे मीठी मीठी बात की, उन्हें फल दिए, उनके साथ कुछ देर बैठी और फिर वो वापस चली गई, बस। लेकिन ऋषि श्रृंगा के अंदर कुछ बदल चुका था। वो उस रात सो नहीं पाए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके अंदर चल क्या रहा है, उन्हें हो क्या रहा है, जिसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं। अब वही उनके मन को बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। आज साइंस कहती है कि जब सप्रेस्ड या अनएक्सपोज नर्वस सिस्टम पहली बार किसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस से मिलता है तो रिएक्शन बहुत तीव्र होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऋषि श्रृंगा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो खुद उस स्त्री के पीछे जंगल से बाहर निकल गए और जैसे ही उनके पैर अंगदेश की धरती पर पड़े, बादल आ गए, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। सूखा खत्म हो गया,
प्लान वर्कड। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि किसी ऋषि के पैर पड़ते ही साइंटिफिकली बारिश प्रूव हो जाती है, लेकिन एंशियंट स्टोरीज को अगर सिंबॉलिक और इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की तरह पढ़े तो एक इंटरेस्टिंग पैरेलल हमें ज़रूर देखने को मिलता है। पुराने भारत में बारिश, यज्ञ, अर्ब्स, स्मोक, एटमॉस्फेयर और इकोलॉजी के बीच के जो कनेक्शन को ना बहुत सीरियसली देखा जाता था। आज एटमॉस्फेरिक साइंस भी कहती है कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स का रोल क्लाउड फॉर्मेशन में होता है। क्लाउड सीडिंग भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करो ताकि मॉइस्चर कंडेंसेशन में हेल्प मिले। यज्ञ में जो घी, रेजन्स, हर्ब्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज होते हैं उनके स्मोक और एरोसल्स पर कुछ रिसर्चर्स ने स्टडी की है। अभी ये फील्ड कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है। क्या प्राचीन लोगों ने प्रकृति के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके कुछ रिचुअल डिजाइन किए थे? क्या उन्हें पता था कि एनवायरनमेंट, स्मोक, हर्ब्स और एटमॉस्फेयर के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? साइंस का ऑनेस्ट आंसर है अभी प्रूफ कंप्लीट नहीं है, लेकिन पैरेलल एक्सप्लोर करने लायक है। और ऋषि टू रिसर्च इसी जगह पर खड़ा है, ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड रिजेक्शन के बीच। अब वापस आ जाते हैं ऋषि श्रृंगिया की उसी कहानी पर। ऋषि श्रृंगिया अंगदेश आए, बारिश हुई और राज्य बच गया, और बाद में उनकी शादी राजा रोमपद की बेटी शांता से हुई। लेकिन अब उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, उनका नाम एक और बड़े प्रसंग से जुड़ा है। अब बिहार से निकल के जरा यूपी आ जाइए, अयोध्या, राजा दशरथ के पास। दशरथ के पास सब कुछ था, राज, शक्ति, प्रतिष्ठा, 3 रानियां, लेकिन एक चीज नहीं थी और वो थी संतान। रघुवंश रुकने की कगार पर था। दशरथ बहुत टेंशन में थे। उन्होंने ऋषियों से एक बोला कि यार कोई तो उपाय बताओ। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि आप एक काम कीजिए, आप ऋषि श्रृंगिया को बुलाइए, वो कोई पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराएंगे। तो राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगिया को बहुत सम्मान के साथ अयोध्या बुलाया। यज्ञ हुआ और यज्ञ के एंड में उस यज्ञ की अग्नि से एक बहुत दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने दशरथ को एक पात्र दिया। उसमें क्या था? उसमें था चारू, एक स्पेशल काइंड ऑफ खीर। दशरथ ने वो चारू अपनी रानियों में बांटा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और फिर जन्म हुआ राम जी का, भरत का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। यहीं से रामायण की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है। अब एक बार फिर से आते हैं साइंस की तरफ। आज फर्टिलिटी साइंस ये मानता है कि कंसेप्शन सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें हार्मोन्स, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्पर्म क्वालिटी, ओव्यूलेशन, यूट्रस हेल्थ, सबका एक मेजर रोल होता है। और आयुर्वेदा में तो फर्टिलिटी के लिए एक पूरी परंपरा मिलती है। शतावरी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जानी जाती है। कपिकाचु एक तरह का बीन होता है जो मेल फर्टिलिटी और स्पर्म पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया गया है। अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कनेक्शन में डिस्कस होती है। आज पबमेड और मॉडर्न जर्नल्स में इन हर्ब्स पर हमें रिसर्च मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली यही कह दें कि रामायण में जो पुत्र कामिष्ठी का चारू था ये एग्जैक्टली यही था। रामायण हमें उसकी कंप्लीट लैब रेसिपी नहीं देती, लेकिन कहानी एक बात जरूर बताती है कि एंशिएंट इंडिया फर्टिलिटी को सिर्फ ब्लेसिंग की तरह नहीं देखता था। उसके साथ रिचुअल था, डाइट थी, टाइमिंग थी, प्रिपरेशन थी, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन था और एक ट्रेंड ऋषि का ऑब्जर्वेशन भी था। आज हम इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी प्रोटोकॉल। तीनों रानियों को चारू अलग अलग प्रपोर्शंस में दिया गया था। ये डिटेल रैंडम नहीं लगती, ये बताती है कि एंशिएंट ट्रेडिशन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, नीड और कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट या रिचुअल डिजाइन करता था। आयुर्वेदा भी यही कहता है, हर शरीर अलग है, हर प्रकृति अलग है, इसीलिए हर उपचार भी सेम नहीं हो सकता। तो यार अगर ऋषि श्रृंगी की कहानी को सिर्फ मिरेकल की तरह देखेंगे तो हम उसके एक ही हिस्से को समझ पाएंगे, और अगर इसे साइंस के अगेंस्ट रख देंगे तो भी हम कुछ खो ही देंगे। लेकिन अगर इसे एंशिएंट ऑब्जर्वेशन की स्टोरी की तरह पढ़ें तो बहुत सारे लेयर्स हमारे आगे खुलने लगते हैं। एक लेयर आइसोलेशन और ब्रेन डेवलपमेंट की, एक लेयर हार्मोन्स और डिजायर की, एक लेयर इकोलॉजी और रेनफॉल रिचुअल्स की, एक लेयर फर्टिलिटी हर्ब्स और पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल की। ऋषि श्रृंगी एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें दुनिया ने मोस्टली एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर की तरह याद रखा, और शायद अब वो भी नहीं रखा। लेकिन उनकी कहानी के अंदर जो थीम्स हैं वो आज के मॉडर्न रिसर्च लैब्स में भी डिस्कस हो रहे हैं, लाइक हाउ आइसोलेशन चेंजेस द ब्रेन, हाउ हॉर्मोन्स चेंजेस बिहेवियर, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट फर्टिलिटी, हाउ प्लांट कंपाउंड्स इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ एंशिएंट रिचुअल्स मे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। और
यही ऋषि टू रिसर्च का कोर भी है। हम ये नहीं कहते कि हर कथा लिटरली साइंस है, हम ये कहते हैं कि हर कथा में कुछ ऑब्जर्वेशन छुपा हो सकता है। और ऋषि श्रृंगी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जंगल की साइलेंस में भी साइंस छुपी होती है, कभी कभी यज्ञ के धुएं में इकोलॉजी के साइंस होते हैं, कभी कभी चारू के पात्र में फर्टिलिटी साइंस का बीज होता है, और कभी कभी एक ऋषि की स्टोरी मॉडर्न लेबोरेटरी के सवालों से बहुत पहले शुरू हो चुकी हो। तो ये थे ऋषि श्रृंगी, एक ऋषि, एक ऑब्जर्वर और एक ब्रिज, जंगल से अयोध्या तक, तपस्या से फर्टिलिटी तक, मिथ से मैकेनिज्म तक। तो गाइस देखते रहिए ऋषि टू रिसर्च, जहां भारत की प्राचीन कहानियां मॉडर्न साइंस के सवालों से मिलती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ऋषि और नई रिसर्च के साथ। तब तक कीप फॉलोइंग सोल। बाय बाय।